हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे अपने चैनल सौर्य एकेडमी पर आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी ताकत थी जिसने भारत के समुद्री रास्तों को पहली बार खोजा? भारत में आलू टमाटर प्रिंटिंग प्रेस जैसी चीजें लेकर आए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुर्तगालियों की। आज की जो इकट्ठी क्लास है आपकी मास्टर क्लास, हम आधुनिक भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पुर्तगालियों का आगमन शुरू से अंत तक पढ़ेंगे, चाहे आप यूपीएससी, एसएससी या किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ये क्लास आपके लिए बहुत ही काफ़ी होने वाली है, तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले करेंगे पुर्तगालियों का आगमन, उनकी पृष्ठभूमि, उसके बारे में पढ़ेंगे कि मतलब उनका पुर्तगालियों का भारत में आगमन किस प्रकार से हुआ, ये किस प्रकार से उन्होंने अपनी साख जमाई भारत हमारे भारत में आकर। तो यूरोपीय कंपनियों का क्रम सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें, यूरोपीय कंपनियों का क्रम। तो यूरोपीय कंपनियों का क्रम कैसे है, मतलब कौन कौन सी कंपनियां आती हैं जो हमारे भारत देश में आई। पुर्तगालियों का विस्तार, इसके बारे में ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें याद रखने का जादुई सूत्र है ये पी डी ई डी एफ। इसमें क्या है, पी से पढ़ेंगे पुर्तगाली। पुर्तगाली कब आए थे? 1498 में। पुर्तगाली कब आए थे? 1498 में। अब है डच। डच कब आए थे? 1602 में। डी से डच है, और ई से है ये अंग्रेज। अंग्रेज आए थे 1608 में। और डी से है फिर डेनिस। डेनिस का 1616 में। एफ फ्रांसीसी, ये कब आए थे हमारे देश भारत में? 1664 में। आइए हम इनकी पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ते हैं। हम इनका समय काल पढ़ लिया 1498 में। तो पुर्तगाली कब आए थे हमारे देश में? 1498 में। तो यूरोप में जो मसालों की वहां पे भारी मांग थी, तो पुराने जो उनके व्यापारिक रास्ते थे तुर्क के जरिए, वो सारे बंद हो गए थे। तो उन्हें मसालों की जरूरत थी, तो इसलिए वो हमारे देश में मतलब खोजते खोजते पहुंच गए थे। सबसे पहले कौन आया था? वास्को डिगामा 1498 में। कैप ऑफ गुड होप, अफ्रीका के रास्ते से वो कहाँ पहुंचा था? भारत पहुंच गया था। वो कब पहुंचा था? 20 मई 1498 को। कब पहुंचा था? 20 मई 1498 को। ये इंपॉर्टेंट है। केप ऑफ गुड होप अफ्रीका के रास्ते से भारत पहुंचा था। कब पहुंचा था? 1498 को। कालीगढ़ केरल के तट पर उतरा था। वहां के जो कालीगढ़ के जो राजा थे, स्थानीय राजा थे, उनका नाम था जमोरिन। उन्होंने उनका बहुत स्वागत किया था। तो वो यहाँ से जब जब क्या कहते हैं, जब वो आया, उसके बाद यहाँ से बहुत सारे जब व्यापार करके मसाले लेके जब यहाँ से अपने अपने वापस गया था, यहाँ से मसाले लेकर, तो उसको उन मसालों का 60 गुना मुनाफा कमाया था उसने वहां पहुंचकर। किसने? वास्को डिगामा ने। अब है महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर। जब पुर्तगाली ने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए कि उन्होंने अपने गवर्नर नियुक्त किए, कहाँ पर? भारत में। तो वो गवर्नर कौन कौन थे? सबसे पहले गवर्नर उन्होंने जो भारत पुर्तगाली ने हमारे भारत में जो स्थापित किए थे, सबसे पहला था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था। कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। उसने ब्लू वाटर पॉलिसी, मतलब शांत जल की नीति अपनाई, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर पर पुर्तगाली सेना का प्रभुत्व स्थापित करना था। कौन सी? शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी जैसे क्या था, मतलब पुर्तगाली सेना का पूरी तरह से हिंद महासागर पर मतलब अपना प्रभाव स्थापित करना था। दूसरा जो वायसराय था, दूसरा जो गवर्नर था, वो था अल्फोसो डी अल्बुकर्क। इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। संस्थापक किसे माना जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। वास्तविक संस्थापक संस्थापक मतलब पुर्तगाली का किसे माना जाता है, उनकी शक्ति का? तो वो था अल्फासो डी अल्ब्रुक। उसने 1510 में बीजापुर के सुल्तान से किसको जीत लिया था? गोवा को जीत लिया था। और उसने क्या किया था, और जो व्यापारी क्या कहते हैं उसको राजधानी बनाया था, किसको? गोवा को। और उसके बीजापुर के सुल्तान से कब जीता था उसने? 1510 में। और उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि वो यहाँ पर अपनी अधिक से अधिक स्थायी सत्ता को जमा सके। तीसरा जो गवर्नर था नियुक्त किया था पुर्तगालियों ने, वो कौन था? नीनो डी कुन्हा। इसने 1530 में सरकारी जो मुख्यालय थे उनको कोचीन से कहाँ स्थानांतरित कर दिया? गोवा में स्थानांतरित कर दिया, जिसके बाद गोवा पुर्तगालियों की मुख्य राजधानी बन गया था। क्या बन गया था? मुख्य राजधानी कौन? गोवा। अब है प्रमुख पुर्तगाली व्यापारिक केंद्रों की सूची। इनके व्यापारिक केंद्र कहाँ कहाँ पर थे? पहला था कोचीन। ये कहाँ था? पुर्तगालियों की पहली राजधानी। सबसे पहली फैक्ट्री यहाँ पे स्थापित की थी, कहाँ पे? कोचीन में, 1503 में। कब की थी? 1503 में। ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा था गोवा, सॉरी स्टूडेंट, 1510 में जीता गया
और 1523 में इसे आधिकारिक राजधानी के रूप में इसको बनाया गया था। किसको? गोवा को। अब है कन्नूर। मसालों के व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? दीव और दमन गुजरात के तट पर सामरिक व्यापार के नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा था? कन्नूर। कहाँ पे था? गुजरात के तट पर, दीव दमन के पास में। महत्वपूर्ण केंद्र था इनका ये। सालसेट बेसिन, ये महाराष्ट्र में था। कहाँ था? सालसेट एवं बेसिन महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र, जो कि व्यापार के लिए सबसे सुरक्षित बंदरगाह था, जो उन्होंने बना रखा था। अब है हुगली, बंगाल में। बंगाल में व्यापार का मुख्य केंद्र इनका था, जहां से वे गंगा नदी के व्यापार पर नियंत्रण करते थे। ये उनके प्रमुख व्यापारिक केंद्र हैं किसके? पुर्तगालियों के, जो उन्होंने भारत देश में स्थापित की। तब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, पुर्तगालियों ने भारत में लगभग 450 वर्षों तक अपनी उपस्थिति बनाए रखी। इस दौरान उन्होंने भारत की, यहाँ की राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, सभी पर बहुत गहरा प्रभाव डाला अपना। इसके लिए उन्हें मतलब किए, उनके द्वारा कुछ मुख्य कार्य भी किए गए, योगदान भी किए गए, जो हमारे भारत के लिए काफी काम आए। तो इनमें सबसे पहले क्या किया था? कृषि और नई फसलें। उन्होंने कृषि और नई फसलों के क्षेत्र में उन्होंने क्या योगदान दिया पुर्तगालियों? तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे पुर्तगाली अपने साथ दुनिया के दूसरों हिस्सों से, मतलब अपने यहाँ से भी और दूसरे हिस्सों से भी, दुनिया के, जैसे कहाँ से? अमेरिका से और कहाँ से? अफ्रीका से नई नई फसलें लेकर आए थे वो, जो आज हमारी खान पान का अभिन्न हिस्सा बन गई हैं। जैसे कौन सा? जैसे क्या क्या लेके आए थे फसलों में? क्या क्या लाए थे वो? आलू लाए थे और टमाटर लाए थे, तम्बाकू लाए थे, मक्का लाए थे और लाल मिर्च लाए थे। और जबकि फलों में क्या क्या लेके आए थे? काजू, मूंगफली, पपीता, अमरूद और अनानास लेकर आए थे। अल्फासो आम। अल्फासो आम कौन सा? हापुस का आम। जैसे हमारा हापुस की किस्म का आम करता है, ये कौन, किसकी देन है? यही भी पुर्तगालियों की देन है। किसकी देन है ये? पुर्तगालियों की देन, हमारा हापुस आम। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम तकनीकी और शिक्षा। तकनीकी शिक्षा में उनका पुर्तगालियों के क्या योगदान है? उन्होंने पहली प्रिंटिंग प्रेस 1556 में, ये कहाँ स्थापित की गई थी? गोवा में। कहाँ स्थापित की गई थी? गोवा में। 1556 में गोवा में पहली प्रिंटिंग प्रेस हमारे भारत की, जो उन्होंने स्थापित की थी पुर्तगालियों ने। अब है पहली किताब किसके ऊपर लिखी थी? मेडिकल प्लांट के ऊपर, औषधीय वनस्पतियों के ऊपर। 1563 में उन्होंने भारत की औषधीय वनस्पति के प्लांट पर अपनी वैज्ञानिक पुस्तक छापी थी। जहाज निर्माण, उन्होंने यूरोपीय तकनीकी का उपयोग करके भारत में आधुनिक और मजबूत जहाज बनाने के कारखाने भी खोले थे। अब है जिससे कि मतलब वो आधुनिक जो क्या कहते हैं, उन्होंने जहाज बनाने के कारखाने खोले थे, ताकि वो अपनी मतलब व्यापार को और अधिक सुदृढ़ बना सके, आसानी से कर सके जहाज़ों का निर्माण करके, ताकि वो आसानी से अपने व्यापार को और सुदृढ़ कर सके। इसलिए उन्होंने जहाज़ों के कारखाने बनाए थे यहाँ पर कि वो बहुत आधुनिक तकनीकी के जहाज बनाते थे। अब तीसरा हमारा पॉइंट है नौसेना और सुरक्षा। इसके क्षेत्र में उन्होंने क्या क्या किया था? उन्होंने हिंद महासागर में अपनी धाक जमाने के लिए क्या किया था? वहां पर एक कार्तज प्रणाली शुरू की थी। ये एक प्रकार का समुद्री व्यापारिक लाइसेंस था। क्या था? पास लगाना, मतलब समुद्री व्यापारिक लाइसेंस बनाना। इसके माध्यम से उन्होंने क्या किया? उन्होंने समुद्र पर अपना इतना नियंत्रण कर लिया था, इस पास को बनाकर, मतलब लाइसेंस बना लिया था, इतना नियंत्रण कर लिया था कि जो मुगल थे उनको भी जहाज वहां से निकालने के लिए, भेजने के लिए उन पुर्तगालियों से क्या लेनी पड़ती थी? परमिशन लेनी पड़ती थी। ठीक है, परमिशन लेनी पड़ती थी। अब चौथा है हमारा स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर। इसमें उन्होंने क्या मतलब का क्या योगदान था पुर्तगालियों का? तो पुर्तगालियों ने भारत में गोथिक शैली की शुरुआत की थी। कैसी शैली की शुरुआत की थी? गोथिक शैली की। गोवा के प्रसिद्ध चर्च है ना गोथिक शैली, और इसमें प्रसिद्ध चर्च कौन सा थे? पुरानी इमारतें इसी कला का। गोथिक शैली क्या होती है? मतलब इसमें चर्च ऐसे इस तरह के डिजाइन के बनाए जाते हैं और इमारतें। तो इसमें गोवा के प्रसिद्ध चर्च जैसे बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस और पुरानी इमारतें इसी कला का बेहतरीन उदाहरण है। ईसाई धर्म का प्रचार, और उन्होंने क्या किया था भारत में? उन्होंने भारत में ईसाई धर्म, विशेषकर कैथोलिक संप्रदाय का बड़े पैमाने पर प्रचार किया था। 1542 ईस्वी में प्रसिद्ध संत फ्रांसिस्को जेवियर पुर्तगालियों के साथ ये भी भारत में आए थे। अब है गोवा की विजय और प्रशासन। 1510 में उन्होंने बीजापुर के सुल्तान से गोवा को जीता। किसे जीता? बीजापुर के सुल्तान को 1510 में गोवा को जीता, और इसे अपना क्या बनाया? एक प्रशासनिक केंद्र बनाया। उन्होंने अपने क्षेत्रों में सती प्रथा जैसी जो कुरीतियां चल रही थी वहां पर, सती प्रथा क्या मतलब? जैसे पति खत्म हो जाता है किसी का, तो उसके साथ ही पत्नी को उसकी एक ही चिता पर जला दी जाता है। तो जैसे सती प्रथा जैसी जो कुरीतियां होती थी, उनको बंद करने का प्रयास किया, जो उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ा सामाजिक सुधार था। एक सबसे रोचक बात क्या थी? भारत में सबसे पुर्तगाली जो भारत में सबसे पहले 1498 में आए थे, उन्होंने और सबसे अंत में गए थे। सबसे आए कब थे ये? 1498 में, और गए कब थे? 1461 में, सबसे लास्ट में गए थे ये। अब नेक्स्ट है हमारा पुर्तगालियों का भारत में पतन।
कि मतलब उनका पतन कैसे हुआ, ये अचानक हुई घटना तो नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कई राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक कारण थे। 16वीं शताब्दी में जब समुद्रों के स्वामी रहे पुर्तगाली, जिन्होंने समुद्र पर अपना एक अधिकार, अपना कब्जा कर रखा था, तो 17वीं शताब्दी में आते आते उनकी चमक अब खोने लगी थी, अब उनका प्रभाव कम होने लगा था। तो उनके पतन के कई कारण थे। पहला कारण है इनका कि अन्य यूरोपीय शक्तियों का उदय होना। अब यूरोप में और भी, मतलब सिर्फ पुर्तगालियों के अलावा और भी वहाँ पे लोग थे, और भी शक्तियाँ थी जो कि वहाँ पे अब राइज कर रही थी, वृद्धि कर रही थी। उनकी शक्तियों का प्रभाव वहाँ पर दिख रहा था। वो कौन थे? डच थे और अंग्रेज। कौन थे? डच और अंग्रेज। तो पुर्तगालियों का सबसे बड़ा मुकाबला किससे हुआ था? डच और अंग्रेजों से। ऐसे आंसर ये क्वेश्चन आ सकता है कि पुर्तगालियों का सबसे जो बड़ा मुकाबला वो किससे हुआ था? डच और अंग्रेजों से। डच और अंग्रेजों की जो नौसेना थी, उन्होंने पुर्तगालियों से कही कैसी थी, बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी और बहुत ज्यादा आधुनिक थी, बहुत ज्यादा शक्तिशाली। तो उसके सामने वो पुर्तगाली जो सेना थी वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। और अंग्रेजों ने 1612 में स्वाली के युद्ध, बैटल ऑफ स्वाली में पुर्तगालियों को हराकर उनकी समुद्री धाक को बिल्कुल एकदम टोटली खत्म कर दिया था, उनको समाप्त कर दिया था। अब नेक्स्ट हमारा ब्राजील की खोज। 16वीं शताब्दी के अंत में पुर्तगालियों ने दक्षिण अमेरिका, मतलब ब्राजील की एक खोज कर ली थी। दक्षिण अमेरिका में किसकी? ब्राजील की, जहाँ पे सोना था। तो उन्हें लगा कि भारत की तुलना में ब्राजील में अब व्यापार करना ज्यादा आसान होगा, वहां पर उपनिवेश करना ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद होगा, लाभदायक होगा, आसान होगा। इसलिए उन्होंने उनका ध्यान, उनका भारत से ध्यान उनका अब हट गया था, कम हो गया था। उनका ध्यान कहाँ चला गया था? ब्राजील पर। तो इसलिए उनका ये पतन का कारण एक ये भी था, ब्राजील की खोज। नेक्स्ट है उनके पतन का कारण दोषपूर्ण धार्मिक नीति। पुर्तगालियों की धार्मिक नीति बहुत ही इंटॉलरेंट थी। कैसी थी? असहिष्णु। मतलब उन्होंने भारतीयों को जबरन, जबरदस्ती उनको धर्म परिवर्तन करवाया, हिंदू व मुस्लिम धर्म स्थलों को नुकसान पहुंचाया। इससे जो स्थानीय जो राजा थे वहाँ के, और जो जनता थी, राजा और जनता, वो दोनों ही वो उनके बहुत ज्यादा कट्टर उनके शत्रु बन चुके थे। इसलिए उनके ये भी एक उनके पतन का महत्वपूर्ण रीजन था। क्या था? दोषपूर्ण धार्मिक नीति, मतलब जबरदस्ती जनता पर और राजाओं पर, वहाँ के लोगों पर अपनी जो धर्म था, मतलब कैथोलिक धर्म, कौन सा? ईसाई धर्म, उसको थोपना चाह रहे थे वो किस पे? वहाँ पे जनता पर, जिससे वो उनके दुश्मन बन गए थे। तो ये भी उनके पतन का महत्वपूर्ण कारण बना। अब है मराठों और मुगलों का विरोध। हमारा चौथा पॉइंट इसमें क्या है? मराठा शक्ति। 1739 में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम के समय पुर्तगालियों से सालसेट और बेसिन अब छीन लिए गए थे। ये कहाँ पे थे? महाराष्ट्र में। कहाँ पे थे ये? महाराष्ट्र में। कहाँ पे थे ये? महाराष्ट्र में। जिससे उनका प्रभाव कोंकण तट पर सिमट गया था। मुगल शासक, मुगल बादशाह शाहजहां ने पुर्तगालियों की उद्दंडता, जैसे हुगली नदी में नमक का व्यापार करना, उस पर कब्जा कर लेना, ईसाइयत थोपना उनको ना, मतलब कैथोलिक बनाना, क्या कहते हैं उनको, ईसाई धर्म अपनाने को उनको थोपना, एकदम से उन पर जबरदस्ती करना, जिसके कारण से जो उन्हें बंगाल से खदेड़ दिया गया था। किसने खदेड़ा? मुगल शासकों ने। और मराठा ने क्या किया? उन पर जैसे उनसे सालसेट और बेसिन छीन लिए थे। और मुगल शासकों ने क्या किया था कि उनकी उद्दंडता, जैसे उनको क्या करते थे, नमक व्यापार पर कब्जा कर लिया था हुल नदी पर, और ईसाइयत थोपने के कारण उन्हें बंगाल से पूरी तरह से उनको खदेड़ दिया था। किसने? मुगल शासकों ने। अब नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है हमारा, प्रशासनिक भ्रष्टाचार और डकैती। पुर्तगाली अधिकारी अब बहुत भ्रष्ट हो चुके थे। उनकी नीति कैसे हो चुकी थी? मतलब पहले तो वो व्यापार करने आए थे, लेकिन अब उनका उद्देश्य क्या हो गया था कि अब ये व्यापार की बजाय समुद्रियां डकैतियां करने लग गए थे, समुद्र में डकैती करने लग गए थे, इसमें शामिल होने लगे थे, पायरेसी, जिससे उनकी शाखा पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। तो पुर्तगाल एक छोटा सा देश था, जिसके पास इतने बड़े साम्राज्य को संभालने के लिए ना तो कोई जनता थी, जनसंख्या थी, और न ही पर्याप्त उनके पास संसाधन थे। तो ये भी उनके एक पतन का कारण बना। अब है पतन का परिणाम। अब इस पतन का परिणाम क्या हुआ? इस पतन का परिणाम ये हुआ कि अंततः पुर्तगाली केवल गोवा और दमन दीव, इन तीन राज्यों तक ही, मतलब इन दो जगह तक ही वो सीमित होकर रह गए। उन्होंने 1947 में भारत की आज़ादी के बाद भी इन क्षेत्रों को खाली नहीं किया था। जिसके बाद 1961 में भारत सरकार की एक सैन्य शक्ति चली थी। कौन सा था? ऑपरेशन विजय। इसको, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ऑपरेशन विजय 1961 में तो भारत सरकार ने एक क्या चलाया था? सैन्य शक्ति, एक ऑपरेशन चलाया था, जिसके जिसके माध्यम से उनको वहां से निकाला गया था, खदेड़ दिया गया था। किनको? पुर्तगालियों के। अब हमें आगे लास्ट में इसके बारे में पढ़ेंगे, आपको यहाँ समझ में आ गया होगा अच्छी से। अब इसके अब आगे मतलब इसको एक डिटेल में थोड़ा सा, मतलब एक ब्रीफ में इसको पढ़ेंगे, पूरा एक रिविजन करते हैं हम थोड़ा सा इसका। अब इसमें पढ़ेंगे हम
इसका एक रिवीजन करते हैं हम। सबसे पहले है इनका आगमन। इसमें पढ़ेंगे हम आगमन। पुर्तगाली कब आए थे? ये आए थे 1498 में। कौन आया था? बास्को डिगामा। कौन आया था? बास्को डिगामा। और ये कब आया था? कहाँ पहुंचा? सबसे पहले भारत में कहाँ पहुंचा था ये? कालीकट। कालीकट पहुंचा था। पहला यूरोपीय था ये। कौन? बास्को डिगामा 1498 में। ये हमारा एक पॉइंट हो गया। अब सेकंड है हमारा प्रथम केंद्र। प्रथम केंद्र उन्होंने 1503 में कब बनाया था? 1503 में कोचीन में। कहाँ बनाया था? कोचीन में अपना पहला व्यापारिक फैक्ट्री या कारखाना स्थापित किया था किन्होंने? पुर्तगालियों ने। तीसरा पॉइंट है ब्लू वाटर पॉलिसी। पुर्तगालियों ने एक ब्लू वाटर पॉलिसी स्थापित की थी। ये किसने की थी? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। किसने शुरू की थी? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने समुद्र पर मतलब नियंत्रण करने के लिए, एकाधिकार करने के लिए, अपना कब्जा करने के लिए शांत जल की नीति अपनाई है, ब्लू वाटर पॉलिसी को बनाया था। चौथा पॉइंट है हमारा वास्तविक संस्थापक। क्या है हमारा? वास्तविक संस्थापक। जो ये मतलब ये पुर्तगाली थे, इनका वास्तविक इनके जो संस्थापक थे इनका कौन था? इनकी नींव किसने रखी? तो 1510 में किसने रखी थी इनकी नींव? गोवा में। कौन किसने रखी थी? अल्बू कर्क ने। किसने रखी थी? अल्बू कर्क ने। कहाँ पर रखी थी? गोवा में 1510 में। हमारा फिफ्थ पॉइंट है प्रमुख राजधानी। इनकी प्रमुख राजधानी कौन सी थी? इन्होंने प्रमुख राजधानी किसे बनाया था? तो उन्होंने राजधानी बनाया था इसने 1530 में। किसको बनाया था? गोवा को। किसको बनाया था? गोवा को अपनी राजधानी बनाया था। किसको बनाया था? 1530 में गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य की आधिकारिक राजधानी बनाया था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमारा 6 समुद्री नियंत्रण। इन्होंने कौन सी पद्धति चलाई थी समुद्र को नियंत्रण करने के लिए? समुद्र क्या करने के लिए? समुद्र को नियंत्रण करने के लिए इन्होंने पद्धति चलाई थी कारतज। कौन सी? कारतज पद्धति, यानी पास सिस्टम, लाइसेंस वाला। पास सिस्टम के जरिए हिंद महासागर के व्यापार पर उन्होंने अपना एकाधिकार, अपना सिक्का जमा लिया था। अब नेक्स्ट है इसने जो मुगल थे उनको भी यहाँ पे अपने जहाज भेजने के लिए इनसे क्या लेनी पड़ती थी? क्या कहते हैं, अनुमति और परमिशन लेनी पड़ती थी। तो इनका इतना एकाधिकार जमा लिया था उन्होंने, किस पर? हिंद महासागर पर, समुद्र पर। 7th है हमारा पॉइंट भारत को देन। इन्होंने भारत को क्या क्या दिया था? मतलब इन्होंने क्या क्या यहाँ पे चीज बनाई थी? यहाँ पे क्या क्या दिया था भारत में? इन्होंने क्या दिया था? एक तो तम्बाकू लेकर आए थे ये, तम्बाकू। और क्या लाए थे? लाल मिर्च और आलू, टमाटर, मक्का और कौन? हापुस के किस्म के आम। और उन्होंने क्या बनाई थी? भारत की सबसे पहली क्या बनाई थी? सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस। का कब बनाई थी? 1556 में। लाने का श्रेय किसको जाता है? पुर्तगालियों को जाता है। अब 8th पॉइंट है हमारा स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में इन्होंने क्या किया था? स्थापत्य कला में इन्होंने गोथिक शैली, किसको? गोथिक शैली के जो इमारतें थी, जैसे क्या बनाए थे इन्होंने? गोथिक शैली के क्या क्या बनाए थे? यहाँ पे क्या बनाए थे? चर्च बनाए थे। और क्या बनाया था यहाँ पे? और इमारतें बनाई थी। गोथिक शैली की क्या बनाई थी? चर्च और इमारतें बनाई थी। हमारा 9th पॉइंट है इनकी पतन के
कारण। पतन के इनके कारण क्या क्या बने, इनकी पतन के कारण क्या बने थे, इनकी धार्मिक कट्टरता, कि ये अपना जो धार्मिक जो अपना धर्म था ईसाई धर्म, इसको सब पे थोपने लगे थे जनता पर कि वो ईसाई बन जाए सभी। है तो एक तो इनकी धार्मिक कट्टरता, और क्या था, अंग्रेजों अंग्रेजों से इनका जो 1612 में जो इनका बैटल ऑफ स्वाली यानी स्वाली का जो युद्ध हुआ था, उनसे हार के कारण क्या हुआ था, इनसे ये हार गए थे, उनसे क्या हुआ था, उनसे हार गए थे, उनके हार के कारण इनका प्रभाव जो भारत में था उनका प्रभाव कम हो गया था, जिसके उन्हें यहाँ से भागना पड़ा था। नेक्स्ट है हमारा 10 पॉइंट इनकी विदाई। इसमें क्या हुआ था, पुर्तगाली मतलब भारत से जाने वाले सबसे कैसे थे, अंतिम यूरोपीय थे, जिन्हें कब गए थे, ये आए थे कब आए थे ये हमारे भारत में 1400, कब आए थे 1498, आगमन इनका हुआ था 1498 में। और ये गए कब थे, और इनका गए कब थे ये 1961 में। वो भी कैसे गए थे, कि इनको भारत सरकार के द्वारा कैसे गए थे ये, भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन विजय के द्वारा इनको यहाँ से खदेड़ा गया था। किसके द्वारा, भारत सरकार द्वारा। भारत सरकार द्वारा क्या चलाया गया था, ऑपरेशन विजय चलाया गया था, जिसके द्वारा इनको यहाँ से ये खदेड़ दिया गया था। कौन सा ऑपरेशन विजय, कब आए थे 1498 में, और 1961 में यहाँ से गए थे। तो फ्रेंड्स, तो स्टूडेंट, आज आपने देखा कि कैसे वास्को ड गामा की एक यात्रा ने पूरी दुनिया का इतिहास बदल दिया, और कैसे 1961 में ऑपरेशन विजय के साथ इन पुर्तगालियों का भारत में सफर खत्म हुआ। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आपके लिए आज का होमवर्क सवाल है कि भारत का वो कौन सा गवर्नर था। आज हमें आपका सवाल है, मैं इसे लिख देती हूँ। यह हमारा होमवर्क है, इसे करिएगा। भारत का वो कौन सा गवर्नर था जिसे पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली क्लास में हम डच और अंग्रेजी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।